सुप्रभात छात्रों। मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन की इस दुखद घड़ी में आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य की एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कहानी को जानने से पहले हम इसके लेखक के विषय में जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जानते ही होंगे। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में बड़ा मान है। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्हे नामक गांव में हुआ। इनका जन्म कहने का अर्थ है वाराणसी, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां लम्हे नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। धनपत राय यह नाम इनके माता पिता ने रखा था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। आर्थिक संकटों में बीता कहने का अर्थ है कि बचपन में जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए इनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा। पैसों की कमी थी, घर पे पैसों की कमी थी। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। इनके पिता की मृत्यु हो गई, अब घर को संभालना तो जरूरी था, तो इन्होंने प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर नौकरी कर ली। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए की परीक्षा बैचलर ऑफ आर्ट्स के एग्जाम को इन्होंने पास किया। उत्तीर्ण मतलब पास किया, तथा अध्यापक से सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। पहले वे अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पास कर ली, तो उन्हें शिक्षा विभाग में एजुकेशन फील्ड में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर काम करने का अवसर मिला और वो वहाँ काम करने लगे। सब इंस्पेक्टर कहने का अर्थ है कि शिक्षा स्कूलों में शिक्षा प्रणाली ठीक से चल रही है कि नहीं, कोई कमी है, ये सारी चीज़ों की जांच जो होते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के लोग करते हैं, या सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जो होता है वह करता है। प्रेमचंद ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट मतलब विशेष अच्छे उपन्यास दिए, उपन्यास, नॉवेल तथा कहानियां दी। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित है। मानसरोवर नाम की जो से पुस्तक बनी है, जिसके 8 भाग हैं, मतलब 8 सीरीज है, उसमें उन्होंने कुछ 300 कहानियां लिखी हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे हैं। यथार्थवादी कहने का अर्थ है आदर्शवादी कहने का अर्थ है जिससे जो एक आदर्श प्रस्तुत करे, और यथार्थवादी जो सामान्य जनजीवन से संबंधित हो, जो आजकल जीवन हम जी रहे हैं उसकी दुखद बातें या उससे संबंधित घटनाओं से संबंधित हो। 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया। तो छात्रों, हमने जाना कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में लम्हे नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके माता पिता ने इनका नाम धनपत राय रखा था। बाद में धीरे धीरे इनका नाम प्रेमचंद पड़ा। इनका बचपन आर्थिक संकटों में से गुजरा। कहने का अर्थ है कि घर में पैसे की कमी थी। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने स्कूल में एज ए टीचर काम करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर पहुंचे। आखिर में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन करने लगे। कहने का अर्थ है नौकरी छोड़कर वह कहानी, कविताएं इत्यादि उपन्यास, जो कुछ भी लेखन कार्य होते हैं वो सारी करने लगे। इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर में संग्रहित है, मतलब है, मौजूद है उस पुस्तक में। तो छात्रों, हमने प्रेमचंद के विषय में जाना। अब हम जानेंगे कि जो वो लेखन कार्य करते हैं, जो वो लिखते हैं, उसमें भाषा शैली कैसी होती है, उसकी भाषा कैसी होती है। भाषा शैली
देखा जाए तो जो लिखते हैं उनकी भाषा सरल और व्यवहारिक होती है। सरल मतलब आसान, व्यवहारिक मतलब जो व्यवहार में की जाए, जो सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल की जाए। जैसे कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच आपस में बातचीत होती है, या सामान्य जीवन में लोग आपस में बातचीत करते हैं, ऐसी भाषा का उन्होंने अपनी रचना में प्रयोग किया। इन्होंने उर्दू के शब्दों का भी अपनी रचना में प्रयोग किया है। साथ ही साथ संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी इनकी रचनाओं में मिलेंगे। जैसे अभी यहाँ बीए शब्द मैंने भी प्रयोग किया, तो बीए की डिग्री, तो बीए ये अंग्रेजी शब्द है पर हिंदी में प्रयोग में आया है। तो इस प्रकार प्रेमचंद ने भी अंग्रेजी के शब्दों का अपनी रचना में, अपने लेखन कार्य में प्रयोग किया है। इनकी रचना में कल्पना के साथ साथ यथार्थ जीवन का चित्रण भी मिलता है। इन्होंने कल्पना, कहने का अर्थ है कि जब कभी कोई रचनाकार कोई रचना करता है या कोई उपन्यास, नॉवेल लिखता है, तो वह अपनी कल्पना के आधार, इमेजिनेशन के आधार पर करता है, पर कुछ चीज़ें वह यथार्थ जीवन से भी संबंधित रखता है। मतलब सामान्य जीवन की कुछ चीज़ों को लेकर वह अपनी कल्पना कर उसकी रचना करता है। तो कहने का आसान शब्दों में कहूँ तो इन्होंने आम जीवन की कहानियों को भी अपनी रचना में रखा। रचनाओं में जीवन की उतार चढ़ाव का चित्रण है। जो उन्होंने रचनाएं की उसमें आम जीवन, मतलब आज के जीवन की भी उतार चढ़ाव है। मुख्य रूप से कहानी व उपन्यास अत्यंत प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने तो अनेक प्रकार से रचनाएं की, रचना की अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया, पर मुख्य रूप से उनके द्वारा लिखी गई कहानी और उपन्यास बहुत ही प्रभावशाली और रोचक है। प्रभावशाली मतलब असरदार है, और रोचक आकर्षक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। तो अब हमने लेखक और उनकी भाषा शैली के विषय में जाना। अब हम कहानी के विषय में जानेंगे कि कहानी बड़े घर की बेटी का क्या सारांश है, और फिर हम कहानी की एक एक पंक्तियों को पढ़कर उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों, मुख्य रूप से बड़े घर की बेटी यह एक सामाजिक कहानी है, जिसमें सामाजिक कहानी कहने का मतलब समाज से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें एक परिवार का चित्रण किया गया है। एक बड़े घर से आई हुई लड़की अपने संस्कारों और व्यवहार के कारण एक आदर्श निर्माण करती है, और साथ ही साथ इस कहानी में यह भी बताया गया है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली, एकल मतलब न्यूक्लियर फैमिली में से कौन सा ठीक होता है, कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उपयोगी होता है। साथ ही साथ स्त्री पुरुष की समानता को महत्व दिया गया है। और बड़े घर की बेटी कहने का अर्थ ये नहीं होता कि बड़े घर की लड़कियां, अमीर घर की लड़कियां जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, वह अहंकारी होती हैं, उनमें अपमान भरा होता है, उनमें अहम भरा होता है। यह समाज की सोच को बदलने का प्रयत्न इस कहानी से प्रेमचंद जी ने किया है। मुख्य रूप से इस कहानी में बेनी माधव सिंह नाम के एक जमींदार रहते हैं। अब तो जमींदारी प्रथा धीरे धीरे जाती रही, उनकी आधे से ज़्यादा संपत्ति वकीलों में चली गई, और वह जिस गांव के जमींदार रहते हैं उस गांव का नाम है गौरीपुर। उनके दो बेटे हैं, श्रीकंठ सिंह जो सबसे बड़ा बेटा है, और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह को पढ़ाई में बहुत रुचि रहती है। वह अपनी पढ़ाई बीए तक पूर्ण करता है, और इसके बाद वह एक दफ्तर में नौकरी करने लगता है। लाल बिहारी सिंह को पहलवानी करना, कसरत करना इत्यादि पसंद रहता है, और यह शरीर से बहुत ही मजबूत, जो शिला, इस प्रकार से रहता है। श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी से होता है। आनंदी, देखा जाए तो यह पूरी कहानी आनंदी पर ही आधारित है। आनंदी एक बड़े अमीर परिवार से बेनी माधव सिंह के घर आती है। उसके घर नौकर चाकर, हाथी घोड़े, हर प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं। पर विवाह के बाद वह बेनी माधव सिंह के घर को ही अपना घर समझ उसमें व्यवस्थित हो जाती है। कहानी का क्लाइमेक्स या कहानी का मुख्य भाग, मुख्य हिस्सा आनंदी और लाल बिहारी की
के बीच के हुए नोकझोंक पर आधारित है। एक बार लाल बिहारी बाजार से कुछ चिड़िया लाता है और आनंदी से उसे बनाने के लिए कहता है। आनंदी मांस बनाती है और घर में जो भी घी होता है उसमें डाल देती है। इसके बाद वह दाल बनाने जाती है। दाल में डालने के लिए घी नहीं बचता है। जब लाल बिहारी सिंह खाने बैठता है तो दाल में घी न होने का कारण पूछता है और आपस में विवाद कर बैठता है। इसी विवाद में वह आनंदी को भला बुरा भी कह देता है और खटाऊ से मार देता है। खटाऊ जिसे हम चप्पल कहते हैं, मार देता है। जब यह बात आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। वह लाल बिहारी से अपने सारे संबंध को तोड़ने की बात कह देता है। जैसे ही ये लाल बिहारी इन शब्दों को सुनता है वह बहुत दुखी होता है और घर छोड़ने की बात करता है। आनंदी को जब ये सारी बातों का पता चलता है वह श्रीकंठ को समझाती है। यहाँ तक कि वो लाल बिहारी को भी रोकने का प्रयत्न करती है। आखिरकार दोनों मिलकर लाल बिहारी को रोक लेते हैं, या कहें कि रोकने में सफल होते हैं। ये सारी घटना जब बेनी माधव सिंह देखते हैं तो उन्हें बहुत गर्व होता है कि उनकी बहू बहुत ही गुणी है, जो कि परिवार को एक साथ जोड़ के रखने का हुनर जानती है। तो इस प्रकार जो लोगों के मन में यह रहता है कि बड़े आनंदी जो एक बड़े परिवार की बेटी है तो उसके अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, इत्यादि बातों को यहाँ नकार दिया जाता है और आनंदी अपने संस्कारों और अच्छे व्यवहार के कारण सभी के बीच में आदर्श प्रस्तुत करती है। तो छात्रों, अब हम पुस्तक के एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे, एक एक लाइनों को हम पढ़ेंगे और उसका मैं स्पष्टीकरण करूँगा। धन्यवाद।